चंद्रशेखर आजाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विपिन जी। मोहल्ला सराय, लाल सराय मोहल्ले के सभी क्षेत्रवासियों, मेरे प्यारे भाइयों, मुझसे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं, मैं अभी भाई से चर्चा कर रहा था। आप के दो बच्चे हैं जो दोनों सेंट मैरी में पढ़ते हैं, तो मैं इनसे पूछ रहा था कि आगे क्या, अब से 10 साल के बाद क्या आपके बच्चों को रोजगार मिल पाएगा? क्या आपके बच्चों को नौकरी मिल पाएगी? क्या आप इस देश में इस हैसियत में बच पाओगे कि आपको लोन मिल जाए? क्या आप इस देश में इस हैसियत में बच जाओगे कि आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार बचे? क्या आप इस देश में अच्छी सुख सुविधा लेने के लिए तो ये बच पाओगे? ये लोकतंत्र है। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, क्योंकि दीदी शैलजा जी ने, जनार्दन जी ने आपसे अपनी बात रखी, लेकिन सच ये है, जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी, जिनकी आवाज नहीं होगी, जो अपने हकों के लिए नहीं लड़ेंगे, जो अपनी बात को मजबूती से नहीं रखेंगे, सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं करेगी। हमारी लड़ाई, ये इतिहास गवाह है कि हमने अपने आप ही लड़ी है, किसी और ने नहीं लड़ी। इस देश में कांग्रेस, अकाली दल, मुस्लिम लीग, लेफ्ट की पार्टियां आजादी से पहले भी थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने यह समझ लिया कि इनके जरिए हमारा भला नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और समाज को जागरूक करने का काम किया। 3 पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया और फिर आरपीआई। जब वो चले गए तो उनके जाने के बाद फिर मान्यवर काशीराम साहब को महसूस हुआ कि भाई ये पार्टियां तो हमारा भला नहीं करेंगे, तो लंबे समय से इन्होंने हमारी आवाज नहीं उठाई। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने इस बात को किया और अब ये जिम्मेदारी उनके खून होने के, उनके संतान होने के नाते हम लोगों ने उठाई कि हम अपने महापुरुषों के कारोबार को पीछे ना जाने दें। इस देश में लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर हमारे अंगूठे में वो ताकत देख गए हैं कि हम अपनी सारी परेशानियों का हल कर सकते हैं। मैं क्योंकि पूरे देश में घूमता हूं और जो बात मैं आपसे बताऊंगा एकदम आपकी समझ में आ जाएगी। इस बार आप जयंती में सब लोग शामिल हुए थे? कौन कौन शामिल हुआ था? हाथ खड़ा करो। आप लोग भी शामिल हुए थे? ठीक। तो सबसे पहले तो आपको जयंती की हार्दिक बधाई, क्योंकि उस दिन तो मैं बहुत तेजी से आया और तेजी से चला गया। एक बार ऐसे ही एक सभा लगी हुई थी, मेरी इस बात पे आप गौर करना, आपको ज्यादा समस्या है। तो एक ऐसे सामने बैठे एक शख्स ने पूछा सदगुरु रविदास जी से कि गुरुजी, हम इस देश में मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, फिर भी हम इस देश में गरीब क्यों हैं? हमारे घर में सुख सुविधाएं क्यों नहीं? तो सदगुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, रविदास मानुष करी बसन्नु, शुकर है कोई ठाव, 100 स्वराज माही, दूसर मरगट गाँव। अब समस्या ये है, ये बात ना तो अभी कोई सत्संग में बताता और ना ही कई किताबों में लिखी है, और वो जो महापुरुष कह गए उसको आप पढ़ते नहीं हो। इस बात का मतलब ये है कि सुख शांति का जीवन जीने के कौन से रास्ते हैं? तो सदगुरु जी ने कहा 2 रास्ते हैं, शुकर दो ठाव, 100 स्वराज माही, दूसर में क्या तो अपना राज होना चाहिए या फिर शमशान घाट। क्या तो आदमी को सुख शांति अपने राज में मिलती है जब कलम की ताकत उसके हाथ में होती है, जब वो मांगने वाला नहीं देने वाला होता है, या फिर दूसरी मरने के बाद शमशान घाट या कब्रिस्तान में। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने पूछा कि साहब राज तो यहाँ बहुत सारे लोगों का है, लेकिन फिर भी जिंदगी बदलाव नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा, राज ऐसा होना चाहिए, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्वय और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई अमीर ना हो बहुत और कोई बहुत गरीब ना हो। सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए अच्छे पानी की, सबकी जो जरूरत है वो पूरी हो। और
किसी के साथ जुर्म जात के अन्य अत्याचार, अपराध, हत्या, किसी बहन बेटी का अपमान ना, ऐसा राज होना चाहिए। उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, किसी भी जाति धर्म का हो, जिसकी जिंदगी में कोई गम। अब लोकतंत्र में जिनके पास राजनीतिक शक्ति होती है उनके लोगों को साथ ही ताकत मिलती है। अब तो इस देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, किसी भी चीज पे हाथ रख दो वही सरकार की हो जाती है। अब इतने बड़े बड़े सरकारी संस्थान थे, मोदी जी ने बेच दिए, बेच के अडानी अंबानी साहब को दे दिए। अब अडानी अंबानी साहब ने वो पैसा भी नहीं चुका, बैंक ने उनको जो है लिमिट पे लोन दे दिया, उसके आधार पर जो है वो संस्थान उनके हो गए। अब उनमें आरक्षण और तमाम तरह चीजें मिलेंगी नहीं, तो दलित पिछड़ों के बच्चे घुस नहीं पाएंगे। तो आने वाले कल में जब आप सिस्टम का हिस्सा रहोगे तो कानून आपके खिलाफ बने या ना भी बने कानून, तो आपकी रखवाली कौन कर लेगा? आपको और मुझे इस देश में अगर कोई बचा सकता है, इस देश को भी अगर कोई बचा सकता है तो वो आप हो, और आपको और मुझे कोई बचा सकता है तो वो संविधान है। और संविधान को अगर मजबूत रख सकते हो तो आपको ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, ये जो पूंजीपतियों के गठजोड़ है, पैसे वालों का, पावर वालों का, मीडिया वालों का, तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। और ये तब टूटेगा जब पैसे के आधार पर राजनीति जो हो रही है वो बंद होगी और काम करने वाले लोगों को मौका मिलेगा। अब आप देखो, अडानी जी ने सारे चैनल खरीद लिए। अब वो सुबह शाम मोदी जी का प्रचार करते रहते हैं और बाकी विपक्ष से किसी लोगों को दिखाते नहीं है। उसके बावजूद वो उनके झूठ को सच साबित कर देते हैं। देखो कैसी जिंदगी बदली है। 350 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए का हो गया नहीं हो गया है जी? 120 रुपए 30 रुपए का आने वाला बिल, अब वो मीटर लगा दिए कि भाई हम आपको बिजली देंगे। अब वो बिल कितना आता है? 500-600 रुपए का। ठीक है, जो 20 रुपए की दवाई आती थी वो 100 रुपए की हो गई है। आपके आसपास आप देखना बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं जिसमें 500 रुपए का पर्चा सिर्फ डॉक्टर देखने का लेता है। अब आगे दवाई लिखेगा, टेस्ट लिखेगा, वो तो अलग बात है। और सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तब तक एक काम कर दो, ये जो पहले जो नौजवानों पे कुर्सी, हमारे नौजवानों को कुर्सी माओ को दे दें, नौजवान तो खड़े भी हो जाएंगे। वो तो क्षमतावान है, माँ बहन बैठ जाएंगे। अब लोग तो नौजवान खड़े रहेंगे। तो मैं आपसे बता रहा था कि आज अस्पताल बड़े बड़े प्राइवेट बन गए। सरकारी अस्पताल पहले जाओगे डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे, फिर जाओगे तो कोई मशीन नीचे काम कर रही होगी, दवाइयों के लिए बाहर का पर्चा लिख देंगे, तो वहां भी जेब काटी जा रही। उसके बाद जिन स्कूलों में पढ़ के हम लोग पैरों पे खड़े हुए, हर बच्चे को, गरीब का बच्चा भी पढ़ पाता था, वो सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। नया जियो आया कि 40 से ज्यादा कम बच्चे जहां होंगे वो स्कूल बंद हो जाएगा, और नई भर्ती नहीं आ रही, नया स्कूल नहीं बन रहा है। तो आने वाले कल में होगा क्या? गरीबों के बच्चे जाएंगे कहां? देखो, जैसे मीडिया की पहले जिम्मेदारी ये थी कि मीडिया सरकार से सवाल पूछती थी कि भाई आप ये पॉलिसी क्यों लाए, आप ये कानून क्यों लाए, इससे किसको फायदा हो रहा है, आपने काम किया, इससे कितना नुकसान हुआ। लेकिन अब मीडिया सरकार को से सवाल नहीं पूछती, सरकार का बचाव करती। ऐसे पहले नेता आपके हकों के लिए लड़ते थे, सवाल खड़े करते थे, लेकिन आज नेता
तनख्वाह लेते हैं और घर में आराम से पढ़ के सोते हैं। उन नेताओं के भरोसे अगर आप लड़ोगे तो फिर आप अपनी जिंदगी को गड्ढे में गिरते जाओगे। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा कि इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपके अंगूठे में इतनी ताकत है कि आप भी अपनी ताकत बना सकते हो, आप भी राजकाज ला सकते हो। जब आप राजकाज लाओगे तभी फिर आपकी सुनवाई होगी, वरना आपको इस गरीबी में भी जीना पड़ेगा। जब राजतंत्र था तब तो बंदूक तलवारें चलती थी, तोप चलती थी, सेना आपस में लड़ती थी, लाखों हजारों लोग मर जाते, तब राज बदलता था। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके ये हमारे अंगूठे में दे दिया। अब भी हम राजकाज नहीं ले पा रहे हैं। दुश्मन बहुत चालाक है, इस बात पे भी गौर करो। जब बाबा साहब आंदोलन चला रहे थे तो वो हमारे पास वोट थे, उनके पास नोट थे, तो नोट से हमारी वोट खरीदता था। फिर काशीराम साहब ने समाज को समझा के वोट बिकना बंद करवा दिया। समाज को समझा कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है, इसको फेंकना नहीं है, इसको बेचना नहीं है, जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। लेकिन अब वो मशीन लिया है, बटन दबाओ किसी का वोट जाएगी उनको। तो अब उसके खिलाफ भी हम लोग मोर्चा लेके लड़ रहे हैं और उम्मीद ये है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन हमारे फेवर में आएगा और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और अगर बैलेट पेपर से भी चुनाव नहीं होगा तो वीवीपैट जो लगी है उससे जो पर्ची निकलेगी, हमने ये भी उनके सामने रखी है कि वो पर्ची ही आप हमारे हाथ में दे दो, हम उसको देख लें और उसी पर्ची को आप हमारी गिनवा दो। हमें मशीन से गिनती नहीं करवानी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान है उसके साथ छेड़खानी हो सकती है। जब भाजपा के लोग कहते हैं हम 400 सीट लाएंगे, जब भाजपा के लोग कहते हैं ये हम ही जीतेंगे, तो ऐसा लगता है कि जनता तो इनके साथ नहीं है, तो इनके साथ कौन है। तो हमें हर चीज पर निगरानी करनी पड़ेगी। और एक बड़ा षड्यंत्र ये है कि जो वोट उनके खिलाफ है उस वोट को उन्होंने पहले ही कई जगह से कटवा दिया है। जिस वोट को समझते हैं उनको नहीं मिलेगा, जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो मुसलमान है, जो सिख है, जो ईसाई है, जो बुद्धिस्ट है, जो इस देश में जुल्म जाति का शिकार हो रहे हैं, उनको उनके वोट कई जगह से काट दिए गए। तो आपको निगाह बना के रखनी पड़ेगी। शायद मार्च के पहले हफ्ते में वोट बनेंगे, तो आपको ये नजर रखनी पड़ेगी कि आपका अगर कोई वोट छूट गया तो उसको बनवा लो। और अगर आपका कोई 18 साल का बच्चा हो गया, बहन हो गई, तो उसका वोट भी बनवा लो, क्योंकि इस देश में हम लोकतंत्र के जरिए जीत सकते हैं। और लोकतंत्र में जब आप वोट दोगे तभी व्यक्ति ताकतवर होगा। आप वोट नहीं दोगे तो ताकतवर कैसा हो जाएगा? साहब कहते थे आप पंजे वालों को वोट दोगे वो ताकतवर हो जाएंगे, वो ताकतवर हो जाएंगे, अपना काम करेंगे। आप वोट दोगे फूल वालों को तो फूल वाले ताकतवर हो जाएंगे, वो अपने लोगों के लिए काम करें। आप अपने लिए काम चाहते नहीं चाहते हो? आप नहीं चाहते? आप ईमानदार से बताओ, क्या नगीना में एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताओ मुझे। तो अब तक आपके नेताओं को क्यों नहीं दिखाई दिया कि एम्स जैसा हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए? आप महसूस करके देखो भाई, यहाँ हजारों लोग हर साल इसलिए मर जाते होंगे कि वो इमरजेंसी के लिए या तत्कालिक इलाज के लिए जब दौड़ते होंगे तो कभी धामपुर भागते होंगे, कभी मेरठ भागते होंगे, कभी ऋषिकेश दिल्ली भागते होंगे। तो ये बताओ, यहाँ की जनता भी तो टैक्स देती है, यहाँ की जनता के लिए एम्स क्यों नहीं बन सकता? मुझे बताओ। जब इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार में लग सकता है तो यहाँ क्यों लग सकता है भाई? आप ऐसा बताओ कि यहाँ के लोग क्या इंसान नहीं है? क्या यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव नहीं होना चाहिए? यहाँ बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती है? क्यों ये भारत का ऐसा नहीं है क्या? क्या यहाँ के व्यक्ति टैक्स नहीं देते हैं? क्या यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव करना सरकार जिम्मेदार नहीं है? लेकिन जब आपका नेता जाके वहां बोलता नहीं तो भाई क्या करें? भाई जब आपका नेता जिसको चुन के भेजा आपने अपनी आवाज बना के, वो पार्लियामेंट में जाकर कहेगा कि नगीना में साहब हमारे यहाँ इतने लोगों की जान चली गई है और वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल तो है, लेकिन गरीब के लिए अच्छे इलाज की सुविधा नहीं है, तो गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, तो वहां एक बढ़िया हॉस्पिटल खुलना चाहिए, तभी तो सरकार आपकी तरफ देखेगी। मुझे ये बात इसलिए महसूस हुई क्योंकि एक हमारे नेटवर्क में एक साथी थे सलीम पत्रकार, उनको हुआ हार्ट अटैक, उनके परिवार के लोग उनको लेके भागे, लेकिन धामपुर पहुंचने से पहले उनकी जान चली गई। उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि भैया अगर यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल होता तो सलीम भाई जिंदा होते। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि हम सबसे पहले इस बात के लड़ेंगे कि एक बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल इस नगीना बिजनौर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में बनना चाहिए, जिससे गरीबों के बच्चों को भी अच्छा इलाज जो है यहाँ पर मिल पाए। और बहुत सारे ऐसे काम है जो हो सकते हैं, जैसे मीडिया के साथी बैठे, मैं इनको बता दूं, अब मीडिया के साथी सोचते रहते हैं कि भाई चंद्रशेखर जो कहता है वो हो कैसे सकता है? तो वो ऐसे हो सकता है कि गरीबों को रोजगार कैसे मिलेगा। पहले तो जितने बैकलॉग है वो बैकलॉग भर दो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। फिर जो इतना प्राइवेट सेक्टर तैयार कर दिया है इसको
निजीकरण जो कर दिया है उनको सरकारी कर दो, फिर और नियुक्तियां पैदा हो जाएंगी। जितने नए अवसर पैदा होंगे, नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे, उतनी नौकरियां पैदा होंगी। और उसके बाद हम लाखों करोड़ों रुपए का माल चाइना से खरीदते हैं। आप देखो मार्केट में आपके यहाँ जाके दुकान पे कितना सामान चाइना का होगा। हम लाखों करोड़ों रुपए का माल, अरबों रुपए का माल हम बांग्लादेश से खरीदते हैं। तो जब हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है, ये लोग, इनके दोनों हाथ सलामत है, इनको दिमाग भी कुदरत दिया, तो हम वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर सरकार चाहे तो हर आदमी को रोजगार मिल सकता है, किसान को उसकी फसल के दाम मिल सकते हैं, मजदूर को न्यूनतम वेतन मिल सकता है, महंगाई बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही। इन सब चीजों की रोकथाम आप वोट के जरिए कर सकते हैं। और जो जुर्म जाति अन्याय हो रहा है उसको जवाब भी वोट के जरिए दे सकते हैं। अदरवाइज मैं फिर आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा कि पिछली बार किसान 13 महीने आंदोलन में बैठे रहे और उनसे मोदी जी ने कहा कि हम आपकी एमएसपी दे देंगे। किसान बेचारे चले गए, 1.5 साल बाद पता लगा कि मोदी जी झूठ बोल रहे थे। आप कुछ नहीं कर सकते हो, जिसको चुन के भेज दिया अगर वो आपकी मदद न करे 5 साल कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए वोट को बड़ी जिम्मेदारी से देना सीखो। फिर किसान बेचारे दोबारा आ गए। हमारी पहलवान बेटियां दिल्ली में बैठी थी, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई। सत्ता में बैठे लोगों ने कानून का, संविधान का पालन भी नहीं होने दिया और आरोपी को बचाने का काम किया। इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं कि जिनका राजकाज नहीं होगा, जिनके पास मजबूत आवाज नहीं होगी, उनको जुर्म जाति सहनी पड़ेगी। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन याद है? क्यों आए थे सड़कों पर? जब आपके बाद में बड़े बड़े नेता क्यों आए सड़कों पर? क्योंकि ये नेता अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, तो चंचल राय की जरूरत नहीं होती आप लोग। तो इस बार मैं आपसे अपील करूंगा, जब आप अपना सांसद चुनने जाएं तो एक नजर चंद्रशेखर आजाद पर भी रखें कि हम अपने भाई को भी ताकत देते। हमने सब लोगों को मौका देके देख लिया और अगर आपने काम कर दिया तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा और चंद्रशेखर आजाद अगर अपने पैरों पर खड़ा होगा फिर वो बताएगा कि नौजवान, बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती। आप जाकर देखना, गांव में मैं घूमता हूं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन 500 रुपए मिलती है। वो 6 महीने बाद आते हैं पैसे 3000 रुपए। आप ईमानदार से बताओ, अच्छा जूता कितने पैसे का आता है? 1000 रुपए का। तो आप महसूस करके देखो कि 500 रुपए में आता क्या है। एक शॉल भी नहीं आता आज के समय में। लेकिन सरकार ऐसा मजाक उड़ाती ना गरीबों का कि 500 रुपए ले लो पेंशन के। आप महसूस करो, जो 60 साल पार ऊपर माँ हो गई है, पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, वो किसके आगे हाथ फैलाए? टैक्स तो वो भी देते हैं। ये सरकार अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की, इसलिए ये गरीबों के बारे में सोचती। जो पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं, जिन्होंने खूब मेहनत करके, उनके माँ बाप ने एक पैसा जुटा के उनको पढ़ाया है, और जब तक वो बेरोजगार है तो सरकार को उनकी जिम्मेदारी उठा के बेरोजगार भत्ता देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देती? क्योंकि नेता कहते नहीं है और आप दिल में मसोट के रह जाते हो कि भाई हम क्या करें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पेपर भर्ती लीक हुआ नहीं हुआ अभी पुलिस का? पहले मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जब हमने इनसे सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, झूठ फैला रहे हैं। फिर अपने आप भर्ती कैंसिल क्यों की? आपने 400 रुपए पर बच्चे के हिसाब से 48 लाख बच्चों से 200 करोड़ रुपए अपनी जेब में रखवा ले सरकार के खाते में भर्ती के नाम पे, और उन बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ किया आपने। आपको 420 का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होना चाहिए कि आप पेपर की रक्षा नहीं कर सकते। लोगों की रक्षा क्या करोगे? उत्तर प्रदेश में बहन बेटों के साथ जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है, रेप हत्याएं हो रही है। ये निकम्मी सरकार बैठी है, इसको आपको बदलना पड़ेगा, आपको ताकत बनानी पड़ेगी। और उसकी पहली शुरुआत नगीना में आप चंद्रशेखर आजाद को ताकत देके करें। मैं आपसे भी अपील करूंगा, आप बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। एक हाथ उठाने वाले की बात नहीं मानता मैं मानता हूं वो झूठ को हाथ उठा। दोनों हाथ उठाओ जो मदद करेगा। आप लोग भी बताओ भाई, मदद करोगे नहीं करोगे? तो मदद निशान क्या है हमारा, इस पर मदद करोगे आप बताओ हमारा निशान क्या है? सुनो भाई, यहाँ के लोग, नौजवान, तुम लोग घर में नहीं बता रहे हो, ये जाएंगे चंद्रशेखर ढूंढे, चंद्रशेखर दिखेगा क्या वहां कहीं? वहां तो निशान ही दिखेगा। ठीक है, ये हमारी कमेटी की जो अध्यक्ष है कहाँ है? नगर अध्यक्ष जी कहाँ है? भाई आप लोग इनको घर घर जाके, ज्ञान जी और तमाम सब साथी भाई, इनको घर घर जाके बताओ। अगर गरीबी में रहना तो कोई बात नहीं। अभी हमारे पुलिस के साथी खड़े, इनको भी नहीं पता है कब प्राइवेट होंगे। आप देख लेना, किस दिन ऑर्डर आएगा कि भाई मानव रहित थाने बनाएंगे। गुजरात में पहला थाना बन गया है, अब ये भी मेरे पास आएंगे कि भाई चंद्रशेखर भाई आप ही लड़ सकते हो, आप ही लड़ो, हमारी लड़ाई भी, हमारी नौकरी बचा दो। सच बता रहा हूं, इस देश में ये हाल होने वाला है क्योंकि इस देश को बर्बाद करने का मोदी जी ने ठान लिया है। उनका एकमात्र कार्यक्रम है, जब भी कोई अपने अधिकारों की बात करे उस पर आरोप लगाओ, लाठी बजाओ, जेल में घुसेड़ो। ठीक है, तो हमें इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महापुरुष सपने बचाने के लिए अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी।
अब बताओ वोट दोगे तो केतली को, दोनों हाथ उठा, केतली को वोट देगा? नहीं, उठा के रखो, जो 1 मिनट हाथ में उठा सकता वो कैसे वोट देगा? अच्छा ठीक है, तो क्योंकि मुझे आगे 8 प्रोग्राम है, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, वो हमारे कहावत है कि दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक के पीता है। मेरी उम्र 60 साल नहीं, और एक छोटा भाई हमारा साथी जो है यही खड़ा है, वो मेरे क्षेत्र का ही है, वो यहाँ नौकरी करता है। अब मैंने उसको देख भी पहचान भी लिया, मैं उससे मिलूंगा। मेरी उम्र 60 साल नहीं है कि मुझे आपसे यहाँ से एक बार के लिए वोट चाहिए। मुझे तो इस लड़ाई को लड़ना है। मैं तो गोली खा के, मुकदमे झेल के, लाठियां खा के, जेलें काट के खड़ा हूं। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अगर होता तो फिर मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा होता। आदमी पेट के लिए सब कोई काम करता है, मैं तो गोली खा के बैठा हूं जान की उसको वो आफत लेके, लेकिन मैं इस चीज से नहीं घबराता। मैं मानता हूं जब तक महापुरुषों का आशीर्वाद है मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब तक मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद, दुआएं प्रार्थनाएं हैं, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं अपने काम से थोड़ा पिछड़ जाऊंगा, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस बार जब लोकसभा के चुनाव में वोट डालने जाएं तो चंद्रशेखर आजाद पे लड़ाई लड़ने की ताकत दें, कि चंद्रशेखर आजाद दिखा सके कि वो अपने लोगों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, किसान, मजदूर, नौजवानों के लिए क्या कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और फिर आपसे मुलाकात होगी।